वैसे तो दुबई में हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है और चांसेस कम है कि आपको धोखा हो, मगर जहाँ पैसों का मामला हो वहाँ पर आपको हर सूरत में ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो चेकलिस्ट में आपकी होनी चाहिए जब आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी रेंट करें। सो टोटल 15 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको 15 के 15 पॉइंट समझ में आ सकें। उनमें से हो सकता है आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हों ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है उनमें से 5-6 पॉइंट्स ऐसे हों जो आपने ना सोचे हों पहले। और बाय द वे ये सिर्फ दुबई के बारे में नहीं है। आप अगर इन 15 चेक पॉइंटर्स की चेकलिस्ट को किसी और जगह पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह के हैं कि आपको पूरी दुनिया में कहीं भी हेल्प आउट करेंगे अगर आप कहीं रेंट आउट कर रहे हैं। वैसे इसके अलावा मैंने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि लैंडलॉर्ड के पास कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए बिफोर रेंटिंग आउट, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं टेनेंट्स की और टेनेंट्स के राइट्स की और टेनेंट्स को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखनी चाहिए बिफोर रेंटिंग आउट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इन दोनों टॉपिक से है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वैसे मैंने एक वीडियो प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर भी बनाई थी। मैंने प्रॉपर्टी फाइंडर पे तो जो वीडियो बनाई थी वो इन्वेस्टर्स के लिए थी, लेकिन आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी फाइंडर जो है बेसिकली वो एक रियल एस्टेट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप पुराने प्राइसेस और नए प्राइसेस और ट्रेंड उनका वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आपको एक रेंटल का आइडिया भी हो जाएगा किसी एक जगह पर अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी फाइंडर के अलावा दुबिज़ल भी है, बयूत भी है और बहुत सारे प्रॉपर्टी के पोर्टल्स हैं यूएई के अंदर जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी प्रॉपर्टी जो रेंट करनी है उसकी रिसर्च आप कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द 15 थिंग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो सबसे पहला उसके अंदर जो पॉइंट है वो लोकेशन। आई कैन नॉट रीइटरेट मोर about this point. This is the most important thing that you can see in the property. Location के अंदर distance from office, distance from school, distance from all the amenities, distance from airport, so many things. आपको हो सकता है आप मेट्रो यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना दूर है मेट्रो वहाँ से। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में रहें। आप कहीं भी रह सकते हैं। आप दुबई में बहुत दूर रह सकते हैं, आप शारजा में रह सकते हैं। हो सकता है आपको अपने बच्चों के स्कूल के हिसाब से कोई घर देखना हो तो वहाँ से प्रॉक्सिमिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वाइल डिसाइडिंग योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो मेक श्योर करें कि आपकी लोकेशन आपकी आइडियल हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत करीब हो आपकी जगह से, लेकिन उसकी जो कम्यूट है वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपको रिलैक्सिंग होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको वो बर्डन करे। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है। 3 तरह की पार्किंग है यूएई के अंदर। एक पेड पार्किंग होती है जिसके अंदर आप पब्लिक पार्किंग यूज़ करते हैं, आपको नीचे जगह मिलती है, आप उसके अंदर लेट्स से कार्ड भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, डेली भी डाल सकते हैं उसके अंदर टोकन। एक तो हो गई पब्लिक पार्किंग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है। पब्लिक पार्किंग के अंदर इसके जो पेड पार्किंग है उसके अंदर कुछ प्राइवेट पार्किंग्स भी होती हैं तो वो भी आ सकती हैं, तो पेड पार्किंग हम उसको कह देते हैं। इसके अलावा होती है एक फ्री पार्किंग। फ्री पार्किंग बेसिकली आपकी बिल्डिंग आपको देगी, एक डेजिग्नेटेड जगह होगी। हो सकता है आपकी जो लैंडलॉर्ड है वो आपको कहे कि एक जगह ऐसी है आपके लिए डेजिग्नेटेड जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वो आपके लिए फ्री पार्किंग होगी। एक जगह और होती है जो कि फ्री पार्किंग और पेड पार्किंग के अलावा होती है, वो होती है पेन पार्किंग। बेसिकली पेन पार्किंग क्या होती है? पेन पार्किंग ये है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें फ्री जगह तो फ्री है नीचे, लेकिन वो कच्चे वाली है, तो जो कच्चे वाली जगह है वो पेन पार्किंग है क्योंकि वो गाड़ी भी ख़राब करेगी। वो ज़रूरी नहीं कि आप रात में देर से आएँ तो आपको वो जगह मिल सके। तो पेन पार्किंग तो आप बिल्कुल भी सोचें ही ना उसके ऊपर जाने का। सो मेक श्योर आपके पास पार्किंग अवेलेबल हो अगर आपके पास गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़रूरत नहीं है उस पार्किंग की, लेकिन पार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दुबई। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं पर आपने सोच लिया कि आपको इस जगह पर रेंट आउट करना है घर को, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर ज़रूर वीक डेज़ के अंदर चक्कर लगाएं। आपका टाइम तो ज़ाया होगा, आपका दिन ज़ाया होगा, लेकिन आपको अगले आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पर सुबह के टाइम पर जब ऑफिस टाइमिंग है या शाम के टाइम पे जो ऑफिस टाइम है या सुबह के टाइम पे जो स्कूल टाइम है, उस टाइम पे किस तरह का रश है। और मेक श्योर करें कि ये चीज़ आप ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज़ ना चेक करें। अगर आप ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज़ कोई चीज़ रेंट आउट कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको ये एस्पेक्ट नज़र नहीं आएगा।
ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 से 3 महीने जो स्कूल हॉलीडेज़ हैं उसके अंदर आप रेंट आउट ना करें, उसमें कर लें, लेकिन अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रही है तो आप अपना बेस्ट गेस अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जिस टाइम पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें आप 2 चीज़ें ज़रूर देखें। एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन अगर आसपास हो रही है या कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो कंस्ट्रक्टेड एरिया है फिर तो ठीक है, आपको पता है कि यार ये अब इस बिल्डिंग के अराउंड 3-4 बिल्डिंग्स हैं, यही बिल्डिंग्स हैं, इससे आगे कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं होनी। दूसरा ये कि अगर आपको पता है एक व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि सामने एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हर बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो एक बोर्ड लगा होता है कि ये G+14 बननी है या G+10 बननी है या G+40 बननी है, वट एवर। तो अगर तो वो बिल्डिंग इतनी ऊपर बननी है जब आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा उस जगह पर, तो प्रॉब्लम है। फिर आप उस बिल्डिंग को अगर आप व्यू की वजह से ले रहे हैं तो ना लें। हाँ, अगर आप वैसे ही ले रहे हैं फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपको व्यू का प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करें उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है आसपास, लेकिन वो आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन अगर जो हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दुबई में जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो नॉर्मली G+20 बिल्डिंग्स की ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स लगता है आपको सुपर स्ट्रक्चर बनने में, और सुपर स्ट्रक्चर के बाद भी थोड़ा सा टाइम लगता है वो कंप्लीट होने में बिल्डिंग को। तो बाय द वे बिल्डिंग्स के 2-3 फेजेस होते हैं, जिसके अंदर एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बिल्डिंग तैयार हो चुकी होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, फिर उसके बाद कंप्लीशन होती है। तो बिल्डिंग को कंप्लीट होते होते अगर G+20 की बिल्डिंग है तो 2 से 3 साल लग सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर। तो अगर फ़र्ज़ करें आप ऐसे बंदे हैं जिसको शोर से परेशानी है या नहीं भी है तब भी, वाई डू यू वांट टू स्टे इन अ एरिया वेयर देयर इज़ अ कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, तो वो एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि अगर कोई बिल्डिंग आसपास कंस्ट्रक्ट हो रही है तो आप देख सकते हैं कि वो कितने साल में कंस्ट्रक्ट होगी। फ़र्ज़ करें वो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो 2 से 3 साल उसकी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आपको आती रहेंगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं, तो मेक श्योर अबाउट दिस एज वेल। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप देखेंगे कि अमेनिटीज़ क्या हैं उस एरिया के अंदर, पार्क्स हैं कि नहीं है, या फिर उसके अंदर जो बिल्डिंग आप ले रहे हैं उसके अंदर फैमिलीज़ रह रही हैं या बैचलर्स रह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ये तो नहीं है कि आप बहुत ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो क्राउडेड है या आसपास क्लब्स हैं उसमें, या आप फैमिली के हिसाब से वो माहौल पसंद नहीं है आपको। घर लेते हैं रहने चाहें आप वो रेंट पे लें, उसमें एक कॉस्ट एसोसिएट होती है, तो अगर आप मूव करना चाहेंगे बाद में तो वो कॉस्ट आप पे हिट करेगी, और वो बेहतर ये है कि आप कम से कम भी 3 साल के लिए एक जगह पर रेंट पे रहें। तो वो जो 3 साल का पीरियड है वो मेक श्योर करें कि आपका ट्रबल फ्री गुजरे और उसमें किसी इशू की वजह से आपको छोड़ना ना पड़े। छठा पॉइंट ये कि आप आसपास देखें कि सुपरमार्केट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ दुबई में ऐसे हैं जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे सुपरमार्केट्स नहीं है, आपको ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, फ़ोन करके मंगवाना पड़ता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि कहीं कहीं आपको वो कहते हैं कि मिनिमम 50 दिरहम्स की आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करें तो आएगी, कहीं कहीं ऐसा है कि आप 2 दिरहम की चीज़ भी मंगवा सकते हैं। नंबर 7 के ऊपर ये है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग, आजकल तो खैर पेंडेमिक में कोई ट्रैवलिंग का एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवलिंग है मेक श्योर करें कि जो एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एयरपोर्ट से करीब हो। एयरपोर्ट से करीब होने में आपके बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो इस वजह से एयरपोर्ट के करीब रहते हैं कि उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। 8वां पॉइंट वो ये है कि आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कौन बर्दाश्त करेगा। अब आप देखें यहाँ पर बहुत सारी मॉडल चल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसके अंदर A to Z हर तरह की मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड पे होती है। मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ उसके अंदर A to Z जितनी भी मेंटेनेंस है वो लैंडलॉर्ड करता है, जिसके अंदर एक अगर लेट से वार्डरोब का हैंडल टूटने से लेकर पंप ख़राब होने से लेकर, लेट से कोई टैप प्रॉब्लमेटिक होने से लेकर AC, वाटर हीटर, यू नेम इट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी खुद ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो इंडिविजुअल ख़ास तौर पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करते। उनमें जो मेजर ख़र्चा होता है जैसे एयर कंडीशनिंग का ख़र्चा है या फिर जो वाटर हीटर का ख़र्चा है वो लेते हैं। इसके अलावा जो माइनर ख़र्चे हैं वो आपको एज अ टेनेंट करने पड़ते हैं। तो ये मेक श्योर करें जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ साइन कर रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग इन। नॉलेज इज़ बेसिकली एवरीथिंग। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ के लिए लायबल हैं और किस चीज़ के लिए नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें मेंटेनेंस में शामिल हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है। 9th पॉइंट इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। वंस आप प्रॉपर्टी रेंट करें तो आप उसकी पूरी तरह से वीडियो बनाएं, मेक श्योर बहुत सारी तस्वीरें लें वहाँ की और इसको डॉक्यूमेंट करें, ईमेल करें सारे इश्यूज़ के साथ पॉइंट बाय पॉइंट, सो दैट वंस आप लीव कर रहे हैं, वेकेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ जो पता चले जो आपने लैंडलॉर्ड को उस टाइम पर
बताई नहीं थी और वो इशू बाद में नज़र आता है, तो फिर आपको वो पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब से। बेहतर ये है कि एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। 10th पॉइंट, आपको जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेंट दे रहे हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेंगी, जिसमें इनिशियली भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जेब से देनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बाद में बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस अपकीप यू हैव टू डू इट। लेट्स से आप विला में रह रहे हैं, तो विला के अंदर आपको जो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से अपनी चीज़ें मेंटेन करना पड़े, हो सकता है ग्रीन एरिया मेंटेन करना पड़े। इसी तरह हो सकता है जब आप रेंट कर रहे हैं तो आपको जो चिलर कॉस्ट है वो आपको देनी पड़े, या दीवा की कॉस्ट आपको देनी पड़े। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कैलकुलेशन में रखनी होंगी ताकि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले बाद में। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको 10th पॉइंट के अंदर एक पॉइंट था विला का, इसी तरह अगर विला के अंदर 11th पॉइंट हम ये बात करें कि विला के अंदर अगर आप रहते हैं तो इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं जो हर सूरत में आपको सोचने चाहिए कि ये आपको करने होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कवर्ड कार पार्किंग चाहिए, तो विला के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपको कवर्ड कार पार्क मिले, कभी कभी हो सकता है मिले, कभी हो सकता है ना मिले, तो वो देखना पड़ेगा आपको। इसी तरह आपको ग्रीन एरिया आपको मेंटेन करना है विला का, तो वो अपनी कॉस्ट पे करना होगा। ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड आपको उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे विला और अपार्टमेंट की डिफरेंसेस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप मैं इस इधर लिंक पे दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखें जाकर। आपको उसमें आइडिया होगा कि विला और अपार्टमेंट की लिविंग में क्या डिफरेंस है और किस में क्या फ़ायदा है। और हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाई थी विला की प्राइसेस के ऊपर, जो कि पेंडेमिक में दुबई के अंदर ख़ास तौर पे थोड़ी ऊपर गई थी, उसका क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा विला का नॉर्मली जो बिल आता है दीवा का वो और इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अपार्टमेंट्स, तो वो भी आपको जहन में रखना पड़ेगा ताकि आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें आगे के लिए, ताकि आपको बाद में सरप्राइजेज ना मिले। 12th पॉइंट मेरा बेसिकली फर्निश और अनफर्निश अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको अपना कुछ इतना क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, तो आप फर्निश अपार्टमेंट ले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको 3-4 साल के लिए इस अपार्टमेंट में लेट से अपार्टमेंट या विला के अंदर रहना है, तो बेसिकली आप ट्राई करें कि आप अनफर्निश अपार्टमेंट लें और ख़ुद फर्निश करें, क्योंकि जो फर्निश अपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और वो कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है अगर आप 1 से 2 साल के लिए उसको अपनी तरफ से फर्निश कर सकें। प्लस ये कि फर्निश ऑफ कोर्स आपको एक पर्टिकुलर टाइप की फर्निश मिलेगा, और दूसरा ये कि आप अगर छोड़ रहे होंगे तो उसके अंदर जो वियर एंड टियर होगी वो भी प्रॉब्ली आपके ऊपर आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से फर्निश लेना है या अनफर्निश लेना है प्रॉपर्टी को, वो डिसाइड करें। 13th पॉइंट, अमेनिटीज़ के बारे में आप देख लें कि अमेनिटीज़ आपको कितनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आप सोना यूज़ करते हैं, ना जिम जाते हैं, ना स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, तो अगर आप कुछ यूज़ ही नहीं करते और आपको बिल्डिंग में फजूल में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो कोई अगेन इट डजंट मेक सेंस। तो आप ये अगर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, आप उस बिल्डिंग में जाएं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी और बिल्डिंग में सिर्फ आपको इस वजह से आपने इसको लिस्ट डाउन किया है कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और ऐसी बिल्डिंग में जाएं जो कि अच्छी भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो उसके अंदर, क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो रेंट चार्ज कर रहा है आपका लैंडलॉर्ड, वो इन अमेनिटीज़ का भी चार्ज कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन अमेनिटीज़ में जब आप जा नहीं रहे तो उसका रेंट भी पे नहीं करें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो या विला लेते हैं, तो उसका जनरल फील जो बिल्डिंग की होती है उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको ये किस तरह की बिल्डिंग है। क्योंकि अगेन एक प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप लेते हैं। आप अगर कॉरिडोर्स देखते हैं उसके, या आप उसके पब्लिक एरियाज़ देखते हैं, या उसकी आप लिफ्ट को देखते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि इस बिल्डिंग की अपकीप कैसे चल रही है। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि उसके अंदर पेस्ट्स की क्या सिचुएशन है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती। बिल्डिंग सही होती है सब कुछ, लेकिन जो है ना उसके अंदर एयर कंडीशनिंग डक्ट्स का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर छोटी छोटी पेस्ट्स आ सकते हैं आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको वंस यू आर लुकिंग अराउंड द बिल्डिंग, आपको ह्यूमिडिटी लेवल जो बिल्डिंग के अंदर होगा उससे आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हल्के हल्के करके जब 1 से 2 दफ़ा आप चक्कर लगाएंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो बेहतर ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स वहाँ जाएं, बिल्डिंग की फील लें, प्रॉपर्टी की फील लें बिफोर डिसाइडिंग ऑन दैट। अच्छा, 15th एंड लास्ट थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो लैंडलॉर्ड के हैं वो ज़रूर वेरीफाई करें, क्योंकि ऑल्दो के ओनर्स नॉर्मली जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो हो सकता है दुबई से बाहर हों या दुबई में ही हों, यहाँ फ्रॉड केसेस भी होते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए मेक श्योर करें कि
कुछ चीज़ों की कॉपीज़ जैसे पासपोर्ट कॉपी हो गई या एमिरेट्स आईडी हो गई या फिर जो उसकी टाइटल डीड हो गई, इन चीज़ों की कॉपीज़ जो है आप लें बीइंग अ टेनेंट, बिकॉज़ आपको उससे पता चलेगा कि ये वाक़ई इसी ओनर की है जिसको आप पैसे दे रहे हैं रेंट के। और रेंट के जो चेक्स हैं वो लैंडलॉर्ड के नाम पे बनेंगे ताकि हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। इन द एंड आई वुड से कि नेगोशिएट ज़रूर करें। आजकल की जो कंडीशन है उसके अंदर नेगोशिएशन का बहुत मार्जिन है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, रेंट को नेगोशिएट कर सकते हैं, रेंट फ्री पीरियड को नेगोशिएट कर सकते हैं। कोशिश करें कि रेंट को नेगोशिएट कर लें। रेंट फ्री पीरियड उसमें होगा ये कि आपको नेक्स्ट ईयर में वही सेम रेंट पे रिन्यू होगा। तो बेहतर ये कि अगर मैं टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जितना रेंट कम होगा उतना बेहतर है। अगर आप रेंट फ्री पीरियड हटा भी दें, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें रेंट फ्री पीरियड को ओवर द पीरियड ऑन द रेंट फ्री टाइम, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल टू नेगोशिएट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, एंड बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन में मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।